इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं क्षमा के बारे में, और इसके लिए हम देख रहे हैं एक लेखक की किताब का परिचय और उनके निजी यात्रा के कुछ अंशों को। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पर रोशनी डालते हैं कि लेखक को ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उनके अपने अनुभव क्या रहे और कैसे क्षमा, मन की शांति और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये स्रोत क्षमा को सिर्फ किसी को माफ कर देने की मतलब एक घटना की तरह क्यों नहीं देखते, बल्कि इसे व्यक्तिगत भलाई और उपचार के लिए एक जरूरी, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में क्यों पेश करते हैं। सही बात है, ये एक प्रक्रिया है, कोई स्विच नहीं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ज्ञान की तलाश करने वाले श्रोताओं को इससे कुछ व्यवहारिक चीजें मिले। हाँ, कुछ ठोस बातें। और एक दिलचस्प पहलू ये भी है जिस पर हम गौर करेंगे, मन में किसी के लिए गांठ बांधे रखने और हमारी सेहत के बीच का चौंकाने वाला रिश्ता। हाँ, ये अक्सर अनदेखा रह जाता है। तो चलिए इसे खोलकर समझना शुरू करते हैं। लेखक की एक जो बुनियादी सोच है वो ये है कि हम अक्सर वही सिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें खुद सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बात बहुत सच्ची लगती है। और उनके लिए वो सबसे बड़ा सबक था क्षमा, और वो साफ कहते हैं कि भाई ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे लगातार चलने वाला काम है, एक वर्क इन प्रोग्रेस जैसा। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्यों कहा गया है। स्रोत ये बताता है कि ये इंसान के फैसले करने की आदत से जुड़ा है। फैसले करने की आदत मतलब जब तक हम इंसान हैं, हम बार बार किसी न किसी बात पर राय बनाने या जजमेंट पास करने के लिए उत्सुक होते रहेंगे। हाँ, ये तो होता है। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि हम कभी कोई राय बनाई ही नहीं, वो शायद मुमकिन भी ना हो। बल्कि ये है कि जब हम ऐसा कर रहे हों तो खुद को पकड़ पाएं और एक अलग, ज्यादा सकारात्मक रास्ता चुन सकें। अच्छा, मतलब खुद को रोकना और रास्ता बदलना। बिल्कुल। हाँ, और ये लगातार चलने वाली बात। उन्होंने एक कहानी बताई है हवाई के मोलोकाई द्वीप की। अच्छा, हाँ। वो सुबह सुबह गोल्फ कोर्स के पास दौड़ रहे थे और क्या देखते हैं, किनारे पर बियर की 2 खाली कैन पड़ी हुई। देखकर एकदम से गुस्सा आया, आलोचना का भाव कि भाई कोई ऐसे कैसे फेंक सकता है इतनी खूबसूरत जगह पर। बिल्कुल, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, गुस्सा आना लाजमी है। और ये सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था। उनके मन में तो उस अनजान व्यक्ति के बारे में पूरी कहानी बन गई कि कैसा रहा होगा वो इंसान। अच्छा। फिर अंदर ही अंदर एक कश्मकश शुरू हुई। एक आवाज आई, रुको। इस तरह फैसला सुनाने के बजाय क्या तुम वापस जाकर वो कैन उठा नहीं सकते? अंदर की आवाज। फिर मन में वो हिसाब किताब चला कि क्या वापस जाने में 5 मिनट लगेंगे, अगली अपॉइंटमेंट में देर हो जाएगी, क्या ये सब करना जरूरी है? हाँ, वो दिमागी बहस। हाँ, वही। लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला किया, वापस गए और वो कैन उठा ली। ओके। और जैसे ही उन्होंने ये किया, वो गुस्सा, वो आलोचना वाली बेचैनी की भावना सब गायब, और उसकी जगह एक गहरी शांति और खुशी ने ले ली। ये दिलचस्प है, सिर्फ कैन उठाने से इतना बदलाव। हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, आगे क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने वो कैन उठाई, उन्हें अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब उन्होंने खुद चलती कार की खिड़की से कचरा बाहर फेंका था। ओहो। तब उन्हें एहसास हुआ कि उस अनजान व्यक्ति के लिए जो कठोर राय उन्होंने बनाई थी, वो असल में उनके अपने पुराने अपराध बोध और खुद के प्रति आलोचना का ही एक रूप थी। अच्छा, मतलब वो गुस्सा असल में खुद पर था। हाँ, एक तरह से वो कैन उठाना सिर्फ उस द्वीप की सुंदरता का सम्मान करना नहीं था, बल्कि ये अपने अतीत से मुक्त होने और अपनी ही गलतियों के लिए खुद को माफ करने का एक सबक बन गया। वाह, ये तो बहुत बहुत गहरा मतलब है। मतलब दूसरे पर हमारा गुस्सा असल में कहीं ना कहीं खुद पर ही होता है, और उन्हें माफ करके हम खुद को ही आजाद कर रहे होते हैं। हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहा है। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल, असली सबक यही था उनके लिए। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो कचरा वहीं पड़ा रहने देते, या फिर उस गुस्से और आलोचना की असहज भावना को अपने मन में रखते। लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, ये पहचानना कि उनकी आलोचनात्मक भावनाएं असल में खुद के बारे में थी, और फिर क्षमा करने की क्रिया ने, मतलब वो कैन उठाने की क्रिया ने, उन्हें अपने ही अतीत के व्यवहार से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति दिला दी। कमाल है।
तो क्या सवाल उठता है कि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होता है? लेखक इस बारे में क्या कहते हैं? लेखक बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि पुरानी शिकायतों या दुखों को पकड़कर रखना ये हमें एक तरह के अंधेरे में रखता है। अंधेरे में? हाँ, ये हमें बार बार उसी गुस्से, उसी दोषारोपण के चक्र में फंसाए रखता है। हम अतीत की घटनाओं में ही क्या कहते हैं, कैद होकर रह जाते हैं। और ये सिर्फ मन का बोझ नहीं है ना? आपने शुरू में स्वास्थ्य के कनेक्शन की बात की थी। क्या इसका असर हमारे शरीर पे भी पड़ता है? निश्चित रूप से। यहीं पर वो महत्वपूर्ण सवाल उठता है, स्वास्थ्य से इसका क्या संबंध है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि क्षमा ना करना सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये हमारे शरीर को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हाँ, ये बात मुझे वाकई चौंकाने वाली लगी थी जब मैंने स्रोत पढ़ा। लेखक, जो खुद एक चिकित्सक भी रहे हैं, अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जिन्हें पीठ दर्द, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां थीं। और जब उन्होंने क्षमा करना सीखा तो उनके शारीरिक लक्षणों में कमी आई। ये सचमुच सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही। और अब तो शोध भी इस बात की पुष्टि कर रहा है, क्षमा न करना यानी गुस्से, डर और दर्द की भावनाओं को पकड़े रखना हमारे शरीर पर ऐसे प्रभाव डालता है जिन्हें मापा जा सकता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे ये तनाव पैदा करता है, और ये तनाव उन शारीरिक प्रणालियों को बिगाड़ता है जिन पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। ये हमारे खून के दौरे को प्रभावित करता है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यून सिस्टम उसे कमजोर करता है, और हमारे दिल, दिमाग और लगभग हर अंग पर अतिरिक्त दबाव डालता है। स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य का एक कारक कहता है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये शारीरिक है। लेखक ने अपने अतीत में शराब पीने की लत का भी जिक्र किया है ना? हाँ, किया है। वो कहते हैं कि ये उनके लिए एक तरीका था जिससे वो अपने और दूसरों के प्रति जो कठोर राय रखते थे उसके दर्द को कम कर सकें या भूल सकें। एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ। और ये आदत उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए बहुत तनाव का कारण बन गई थी। हाँ, और वो ये भी मानते हैं कि अगर वो उसी रास्ते पर चलते रहते तो ये उनके अंदरूनी और बाहरी जीवन में और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता, और शायद उन्हें लिवर की बीमारी, कैंसर, पाचन संबंधी समस्याएं या दिल की बीमारी जैसी गंभीर शारीरिक तकलीफें हो जाती। तो ये बात क्षमा न करने के बोझ जैसी अमूर्त चीज को बहुत ही ठोस शारीरिक परिणामों से जोड़ देती है। बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत साफ है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि माफ न करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, शारीरिक और मानसिक दोनों। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर क्षमा इतनी जरूरी है तो ये हमें देती क्या है, इसके फायदे क्या हैं? स्रोत के अनुसार क्षमा हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है, आशा, शांति और खुशी देती है। ऐसी खुशी जो किसी और तरीके से मिलना शायद मुश्किल है। स्वतंत्रता अतीत से। हाँ, ये हमें अतीत के बोझ से आजाद करती है और हमें पूरी तरह से वर्तमान पल में जीने की ताकत देती है। और इससे भी आगे बढ़ के कुछ कहा गया है ना, कुछ आध्यात्मिक सा। हाँ, आप कह सकते हैं। स्रोत कहता है कि क्षमा हमें ये जानने का मौका देती है कि हम असल में कौन हैं। ये हमारे असली स्वरूप, जो कि प्रेम है, उसे अनुभव करने का रास्ता खोलती है। इसे एक महान उपचारक या हीलर के रूप में देखा गया है, जो हमें एक दूसरे से और जीवन से ज्यादा जुड़ावा महसूस कराता है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति की बात नहीं है, ये तो हमारे नजरिए को बदल सकता है। हम खुद को, दूसरों को और इस दुनिया को कैसे देखते हैं, इसे बदल सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर एटीट्यूडनल हीलिंग यानी मनोवृत्ति उपचार का विचार और उससे जुड़े केंद्रों की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, उन सेंटर्स के बारे में बताइए। लेखक बताते हैं कि पहला ऐसा केंद्र करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था। शुरुआत में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन बाद में इसका दायरा किशोरों और वयस्कों तक बढ़ गया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इन केंद्रों का मुख्य लक्ष्य डर को छोड़कर मन की शांति पाना है, ताकि सही मायने में स्वास्थ्य मिल सके। बिल्कुल, और क्षमा इस पूरी प्रक्रिया का एक केंद्रीय हिस्सा है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये कैसे काम करता है, मतलब प्रैक्टिकली? स्रोत बताता है कि कैसे इन केंद्रों में आने वाले लोग, अब भले ही वो अपने शरीर की स्थिति को न बदल पाएं, पर वो अपने मन में पल रहे गुस्से, धोखे, अन्याय और डर की भावनाओं का इलाज करने में कामयाब रहें। अच्छा। अक्सर क्षमा के जरिए ही वो अपने डर और बेचैनी से मुक्त हो पाते हैं, जिससे वो ज्यादा रचनात्मक, उपयोगी और खुशहाल जीवन जी पाते हैं। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये व्यवहारिक चीज है जिसके नतीजे देखे गए हैं। असल में लेखक को ये किताब लिखने की प्रेरणा ही उन हजारों लोगों की कहानियों से मिली जिन्होंने इस तरह से उपचार पाया।
और ये सिर्फ एक दो केंद्रों की बात नहीं है ना, बिल्कुल। ये तो फैल चुका है। हाँ, आज दुनिया भर में ऐसे करीब 120 केंद्र हैं जो मनोवृत्ति उपचार के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी अलग-अलग तरह की मानवीय चुनौतियों से निपटने में, जैसे रिश्तों की समस्याएं, गंभीर बीमारी के साथ जीना, परिवारों और संस्थाओं के अंदर के झगड़ों को सुलझाना। और इन सभी जगहों पर क्षमा एक मुख्य शिक्षा बनी हुई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये विचार कितना सार्वभौमिक है और इसे कितनी अलग-अलग स्थितियों में लागू किया जा सकता है। इसका असर सिर्फ व्यक्ति की आंतरिक शांति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये रिश्तों और समुदायों तक फैला हुआ है। स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव भी दिया गया है रोजाना अभ्यास के लिए, वो क्षमा अनुस्मारक या फॉरगिवनेस रिमाइंडर्स का इस्तेमाल। हाँ, ये एक अच्छी टिप है। लेखक सलाह देते हैं कि हर अध्याय के आखिर में दिए गए अनुस्मारक को किसी कागज या कार्ड पर लिखकर अपने पास रखें और दिन में कई बार उसे देखें। ये बात इस विचार को और पुख्ता करती है कि क्षमा कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक सचेत, लगातार चलने वाला प्रयास है। जैसे किसी मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, हाँ बिल्कुल, वैसे ही क्षमा करने की अपनी क्षमता को विकसित करने और बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। सही बात है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों से निकलने वाला मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि क्षमा एक सफर है जो लगातार चलता है। हाँ, एक यात्रा। और ये सिर्फ दूसरों को माफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि उतना ही महत्वपूर्ण, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, खुद को माफ करना है। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं पड़ता, हमारी मानसिक शांति और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक सेहत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, हमने इसे लेखक की निजी कहानी, उनके डॉक्टरी अनुभवों और दुनिया भर में फैले एटीट्यूडनल हीलिंग केंद्रों के काम के जरिए समझा। बिल्कुल, और इस बात पर जोर देना जरूरी है कि क्षमा हमारे नजरिए में कैसा बदलाव लाती है। जी, ये हमें अतीत के दुखों और शिकायतों से निकालकर वर्तमान की शांति और आजादी की ओर ले जाती है। नजरिया बदलना। हाँ, ये दुनिया को अनुभव करने का हमारा तरीका बदल सकती है। जी, स्रोत हल्के से उस बड़ी शांति की संभावना का भी जिक्र करता है जो तब आ सकती है अगर क्षमा के इन सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर लागू किया जाए। वैश्विक स्तर पर मतलब देशों के बीच? हाँ, मतलब अगर देश और समूह अपनी पुरानी शिकायतों और मतभेदों को भुला दें। हालांकि एक बहुत बड़ा विचार है, पर यह क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति की चुरांत क्षमता की ओर इशारा करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, ये स्रोत मुख्य रूप से अतीत की शिकायतों और चोटों को छोड़ने पर जोर देता है। जैसे लेखक की कहानी में बियर कैन फेंकने की घटना गुजर चुकी थी, लेकिन उन मौजूदा हालात या व्यवस्थागत समस्याओं के बारे में क्या, जहां नुकसान या अन्याय अभी भी जारी है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या क्षमा के यही सिद्धांत वहां भी वैसे ही लागू हो सकते हैं जी, या उन्हें बदलने की जरूरत होगी जब चोट पहुंचाने वाली घटना साफ तौर पर अतीत में न हो बल्कि अभी भी चल रही हो? ये सोचने लायक बात है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर ज्यादा नहीं कहता। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर स्रोत सीधे तौर पर बात नहीं करता है लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।